आज हमारी 5वीं क्लास है। आज हम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विषय में समझेंगे कि राज्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के विषय में अपने क्या विचार रखता है। पूर्व के क्लासों में हमने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों की चर्चा की थी। इससे पहले हमने राज्य के दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में समझा था कि राज्य का दैविक उत्पत्ति सिद्धांत राज्य के विषय में अपने क्या विचार रखता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत तथा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में समझेंगे कि राज्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के विषय में अपने क्या विचार रखता है। तो राज्य के सामाजिक समझौता का सिद्धांत जो है यह मानता है कि राज्य जो है वह मानवकृत संस्था है। यह राज्य के दैविक सिद्धांतों की आलोचना करते हुए या उसके विरोध में यह सिद्धांत आता है जो यह कहता है कि राज्य नामक संस्था जो है वह देवता का प्रतिभाव नहीं है, अर्थात देवता की रचना नहीं है, बल्कि राज्य नामक संस्था का निर्माण जो है मनुष्यों ने आपसी समझौते के परिणाम स्वरूप निर्माण किया। व्यक्तियों ने परस्पर मिलकर समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य संस्था का निर्माण किया है। राज्य नामक संस्था कैसे अस्तित्व में आई, इस पर विचार रखते हुए वो बताते हैं कि शुरुआती समय में मनुष्य जो है अकेले शिकार करता होगा, फिर धीरे धीरे जंगली जानवरों और अन्य प्रकार की समस्याएं और सुरक्षात्मक समस्याएं जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी। जंगली जानवरों की समस्या और सुरक्षा की अन्य समस्याएं जो है उसे परेशान करने लगी। ऐसी परिस्थिति में उसने मिलजुल कर परस्पर जो है कुछ लोगों ने मिलकर शिकार करना शुरू किया जिससे जो है उनमें एक संबंधों की प्रगाढ़ता आई और इसी तरह धीरे धीरे जो है राज्य जो है वह अस्तित्व में आया होगा। वो अपने विचार ऐसे ही रखते हैं कि राज्य का निर्माण जो हो ऐसे हुआ होगा कि शुरू में मनुष्य जो है अकेले शिकार करता होगा। जब मानवीय सभ्यता जब अस्तित्व में आई होगी तो अकेले शिकार करता होगा। फिर क्या हुआ होगा, जंगली जानवरों से उसे भय बना होगा, सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हुई होगी, फिर आवश्यकताएं उसकी बढ़ी होंगी, तो उनको ध्यान में रखते हुए वह परस्पर मिलकर शिकार करने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे जो है यह समझौता जो है वो राज्य का प्रतिरूप ले लिया होगा। तो राज्य का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत वह कहता है कि राज्य नामक संस्था का निर्माण मानव द्वारा किया गया है, अर्थात राज्य जो है मानव की संस्था है। व्यक्ति ने परस्पर मिलकर समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य नामक संस्था का निर्माण किया है। राज्य नामक संस्था का निर्माण जो हुआ इसको समझने के लिए मूलतः 3 विचारक इसमें जो है राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत के विषय में अपने मत रखते हैं या इसका समर्थन करते हैं, जिनमें हाब्स, लॉक, रूसो हैं। हाब्स अपनी पुस्तक लेवियाथन में सन 1651 में राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत के विषय में अपने विचार रखते हैं। वही लॉक जो है वो टू ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट में सन 1690 ईस्वी में राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत के विषय में अपने विचार रखते हैं। और रूसो नामक जो दार्शनिक रहे उन्होंने डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में राज्य के प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हैं। वहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक अपनी पुस्तक 1762 में राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत के विषय में विस्तार से वर्णन करते हैं। हमें राज्य के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में समझ लिया कि राज्य का सामाजिक समझौता सिद्धांत की मूल धारणा क्या है। इसकी मूल धारणा यह है कि राज्य का निर्माण जो हुआ व्यक्ति के परस्पर समझौते का परिणाम है। व्यक्ति ने आपसी सुरक्षा या आपसी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य नामक संस्था का निर्माण किया। राज्य नामक संस्था कैसे आई, तो समझौते के परिणाम स्वरूप आई। अब अगर हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को समझना है, अर्थात राज्य के सामाजिक समझौते सिद्धांत को समझना है, तो इन तीनों विचारों को भी समझना पड़ेगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के विषय में ये विचारक अपने क्या क्या मत रखते हैं, जिसके आधार पर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत के विषय में हाब्स के विचार को समझेंगे कि हाब्स जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विषय में अपने क्या विचार रखते हैं। जब हाब्स का जन्म हुआ तो हाब्स से शुरू करते हैं। जिस समय हाब्स का जन्म हुआ उस समय इंग्लैंड में त्रासदी चल रही थी।
त्रासदी थी। और इनकी माँ हाफ्स कहता है कि जब इसका जन्म हुआ तब इसकी माँ ने भय और इसको अर्थात हाफ्स को जन्म दिया। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में जो है हाफ्स का जन्म हुआ था। तो प्रत्येक व्यक्ति पर उसके देश काल और परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। उन्हीं परिस्थितियों से उनके विचार जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक उसी प्रकार हाफ्स के विचार भी उसी के प्रेरणा स्रोत, उन्हीं सब जो देश काल परिस्थिति है उसी के प्रेरणा स्वरूप बनते हैं या निर्धारित होते हैं। जिस समय हाफ्स जो है यह अपने विचार रख रहा होता है तो उस समय जो है इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा होता है। गृह युद्ध राजा और संसद के बीच में, राजतंत्रीय व्यवस्था और संसदीय शासन प्रणाली के बीच में विवाद चल रहा होता है। अर्थात संसद और राजतंत्र के जो समर्थक विचारक रहते हैं उनमें विवाद चलता है और युद्ध होती है। और युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है संसद के समर्थकों द्वारा राज्य के समर्थकों को फांसी पे लटका दिया जाता है। और उसी समय जो है विदेशी ताकतों का भी इंग्लैंड में जो है आक्रमण चल रहा था। ऐसी परिस्थिति में हाफ्स के दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो फुल ऑथराइज हो, टोटलिस्ट हो, सर्वाधिकारी हो। ऐसी परिस्थिति का ऐसे सत्ता का निर्माण किया जाए जो आंतरिक एवं बाह्य रूप से इंग्लैंड को सुरक्षा प्रदान कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाफ्स जो है अपनी पुस्तक लेवियाथन में सन 1651 में राज्य के सामाजिक समझौते का सिद्धांत का जो है वर्णन करते हैं। तो हाफ्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को समझने के लिए अर्थात हाफ्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत को हम कुल 4 बिंदुओं में बांटकर यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। पहला है मानव के स्वभाव, ह्यूमन नेचर। दूसरा स्टेट ऑफ नेचर अर्थात प्राकृतिक अवस्था, जो स्टेट के निर्माण की पूर्व की अवस्था है, समाज के निर्माण की पूर्व की अवस्था है। फिर उसके बाद वह कौन से टर्म और कंडीशन रहे जिसकी वजह से राज्य नामक संस्था का प्रादुर्भाव हुआ है, यह हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो हाफ्स कहता है कि जब शुरुआती समय में मनुष्य था तो कहता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा था। मनुष्य एकाकी था, तृष्णा था, उसकी इच्छाएं जो है बहुत प्रकार थी, वह अहंकारी था। वो 2 चीजों से मोटिवेट होता था, एक फियर, एक दूसरा नेसेसरी से मोटिवेट होता था। इन दोनों ही आधारों पर ही वह किसी कार्य को करता था। ठीक, अब आते हैं स्टेट ऑफ नेचर पे अर्थात प्राकृतिक अवस्था पर। वो बताता है कि मनुष्य जो है प्राकृतिक अवस्था में कैसा, मनुष्य का जो है प्राकृतिक अवस्था में जीवन कैसा था। प्राकृतिक अवस्था क्या होती है पहले ये समझते हैं। प्राकृतिक अवस्था जो राज्य के निर्माण की अवस्था है, समाज से राज्य के निर्माण की पूर्व की अवस्था है, समाज के निर्माण की पूर्व की अवस्था है। हाफ्स के अकॉर्डिंग जो है उस समय जो है न समाज एग्जिस्ट करता था और न राज्य नामक संस्था का प्रादुर्भाव हुआ था। तो उसे हम प्राकृतिक अवस्था के रूप में जानते हैं, स्टेट ऑफ नेचर के रूप में जानते हैं। तो हाफ्स कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में अर्थात प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जो जीवन था वह दीनहीन था, एकाकी था, क्षणिक था, पाशविक था, घृणित था। अर्थात मनुष्य गरीब था, वह अकेला रहता था, उसका जीवन जो क्षणिक था, क्योंकि यह प्राकृतिक अवस्था थी, प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। वह कहता है पाशविक था, मतलब पशु के समान था। उसे केवल अपना हित ही समझ में आता था, सेल्फ हित जो उसका मेन मोटिव होता था, अपने हित को बढ़ावा देना, अपने शक्ति को बढ़ावा देना, ठीक, अपने पावर को एग्जिस्ट करना, अपने पावर को बढ़ाना, यही जो व्यक्ति का मेन मोटिव होता था। ठीक, इसी को ध्यान में रखते ही वह किसी कार्य को करता था। वह कोई भी कार्य क्यों करता था, क्योंकि या तो वह डरता था या तो उसकी वह जरूरतें हुआ करती थी, तब वो कार्य को करता था। प्रत्येक के विरुद्ध की अवस्था थी, मतलब प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। जो स्टेट की प्राकृतिक अवस्था थी, राज्य की स्टेट ऑफ नेचर जो था, हाफ्स का जो था, वो कहता है कि प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी, अर्थात लड़ाई की अवस्था थी। वह कहता है कि मनुष्य जो थे वह सभी समान थे। प्राकृतिक अवस्था में जो है एवरी मैन इज इक्वल। वह कहता है कि प्रत्येक मनुष्य जो था वह समान था। कोई हो सकता था शारीरिक रूप से बलवान हो तो कोई मानसिक रूप से बलवान हो सकता था। कोई विकलांग हो, अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो दूसरा व्यक्ति जो है बुद्धि से
श्रेष्ठ हो सकता था या बलवान हो सकता था, इसलिए वो बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो था वह समान था। ठीक, अब यह बताता है कि प्राकृतिक अवस्था तो थी, लेकिन उस समय मनुष्य कुछ राइट थे, अधिकार थे, जिसे वो नेचुरल राइट के नाम से नेचुरल राइट कहता है। नेचुरल राइट मतलब प्राकृतिक अधिकार, उसे वह प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा देता है। हाब्स कहता है कि मनुष्य के पास केवल एक ही अधिकार था। क्या अधिकार था? आत्मरक्षा का अधिकार, सेल्फ प्रोटेक्शन का अधिकार था मनुष्य के पास। क्या था? सेल्फ प्रोटेक्शन का अधिकार। वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी का जान भी ले सकता था और अपनी सुरक्षा के लिए किसी चीज का अर्जन भी कर सकता था। ठीक, तो ऐसी हाथ कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को जो अधिकार प्राप्त थे वह केवल आत्म सुरक्षा के अधिकार थे। ठीक, ऐसी परिस्थिति में ये कंडीशन और टर्म, ऐसी परिस्थिति से उबरने के लिए, ऐसी परिस्थिति से जिसमें प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध चल रहा था, एनार्की आ गई थी सोसाइटी में, अराजकता फैल गई थी। ठीक, प्रत्येक का प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध था तो अराजकता का माहौल हो गया था। हर जगह जो है युद्ध ही युद्ध दिखाई पड़ रहा था। ठीक, ऐसी परिस्थिति से उबरने के लिए कंडीशन है कि राज नामक संस्था का प्रादुर्भाव क्यों हुआ। ठीक, ऐसी परिस्थिति से उबरने के लिए व्यक्तियों ने परस्पर मिलकर ठीक एक समझौता किया। ठीक, और मिलकर एक समझौता किया जिसमें व्यक्तियों ने कहा कि क्या कहा बताते हैं। व्यक्तियों ने कहा कि मैं इस व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को अपने अधिकार इस शर्त पर देता हूं कि तुम भी इस व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के अपने अधिकार सौंप दो। ठीक, इस प्रकार लेवियाथन जो हाब्स का स्टेट ठीक की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार हाब्स के अकॉर्डिंग जो है राज नामक संस्था का प्रादुर्भाव हुआ। हाब्स जो है वह एक समुद्र का जीव है, वो भीम का जो है खतरनाक जीव है, उसी के लिए लेवियाथन टर्म का यूज करता है जो इस समझौते से परे है। हाब्स का जो लेवियाथन है उस इस समझौते से परे है। ठीक, व्यक्तियों ने परस्पर मिलकर आपस में समझौता किया है, इसलिए लेवियाथन जो है अर्थात स्टेट जो है, हाब्स का स्टेट जो है ठीक इस समझौते का भागीदार नहीं, पार्टिसिपेटर नहीं है इसका। ठीक, तो हमने आज हाब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत, आज हमने राज के सामाजिक समझौते सिद्धांत के विषय में समझा कि राज का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या कहता है, राज के सामाजिक समझौते के मूल थिंकर क्या रहे, राज का सामाजिक समझौते की मूल्य मान्यताएं क्या रही। ठीक, राज के उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से रहे और राज की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हाब्स के क्या विचार रहे हैं। इस क्लास में इतना ही। हम अगली क्लास में राज के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विषय में लॉक के विचार को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।